सुमन अपने आंखों में ढेर सारे सपने लिए अमर के साथ विदा हो चुकी थी। सुमन के सपने बहुत बड़े थे और उन सपनों को पूरा करने के लिए अमर की नौकरी बहुत छोटी थी। सुमन बचपन से ही हवाई ख्वाबों में जीती थी। एक मध्यम वर्गीय परिवार की साधारण सी लड़की, लेकिन सपने बहुत ऊंचे ऊंचे थे। जो सपने उसके मायके में नहीं पूरे हो पाए थे, पर उसे उम्मीद थी कि उसके सपनों का राजकुमार उसके उन सपनों को पूरा करेगा। लेकिन अमर भी एक मध्यम वर्गीय परिवार का इकलौता बेटा था, जिसके ऊपर अपने माँ बाप और एक कुंवारी बहन की जिम्मेदारी थी। और अब सुमन भी उसकी धर्मपत्नी बनकर उसकी जिंदगी में आ चुकी थी। अमर सुमन को पाकर बहुत खुश था और सोच रहा था कि अब सुमन उसका घर परिवार अच्छे से संभाल लेगी। उसकी माँ को भी अब थोड़ा आराम मिलेगा। लेकिन अमर किसी गलतफहमी में था, क्योंकि सुमन के ख्वाब क्या थे या तो उसे अब पता चलने वाला था। शादी की पहली रात थी। सुमन ने अमर से बोल दिया, या क्या, हमारे कमरे में एसी भी नहीं है। मैं इतनी गर्मी में नहीं रह सकती। तुम्हें सोचना चाहिए था कि अब तुम्हारी शादी हो रही है तो उसके पहले तुम्हें अपने कमरे का रेनोवेशन तो कराना ही चाहिए था, और कम से कम एक एसी तो लगवा ही लेनी चाहिए थी। अमर ने बोला, अरे सुमन, हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, कहाँ हमें एसी की आदत होती है। ऊपर से कोई मैं बहुत बड़ा धन्ना सेठ तो हूँ नहीं, एक साधारण सी नौकरी करता हूँ। बहन की शादी करनी है, माँ बाप की जिम्मेदारी है। ठीक है, बहन की शादी के लिए पिता ने सेविंग की हुई है, लेकिन फिर भी मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। सुमन ने कहा, वह सब कुछ मुझे नहीं पता, मेरे भी तो कुछ सपने हैं। कहाँ मैंने सोचा था कि तुम मेरा कितना ख्याल रखोगे, मेरे हर एक सपने को पूरा करोगे, और कहाँ पहली ही रात मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। अमर ने बोला, अच्छा चलो, अब मूड खराब मत करो, मैं कल ही एसी लगवा देता हूँ। अब तो खुश हो जाओ। अमर को लगा कि सुमन की इस छोटी सी जिद को मानकर वह उसे खुश कर देगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह जिद आगे उसके घर परिवार संसार को उजाड़ देने वाला एक दानव बन जाएगा, जो सब कुछ तबाह बर्बाद कर देगा। अगले दिन अमर के कमरे में एसी लगवा दी गई। माँ बाप हैरान थे कि आज तक घर में एसी नहीं लगी थी, और सुमन भी कोई बहुत बड़े अमीर परिवार की बेटी नहीं थी जिसे एसी में सोने की आदत हो। लेकिन अमर ने इशारों में अपने माँ बाप को कुछ भी बोलने से मना कर दिया था, क्योंकि वह अपने माता पिता और पत्नी के बीच कोई कलह नहीं करवाना चाहता था। सुमन खुश होकर अपनी माँ को बता रही थी, मम्मी, मैंने पहली ही रात अपने कमरे में एसी लगवा ली। देखना मैं कितनी आराम की जिंदगी जीऊंगी। मेरे पास वह सारे सुख होंगे जो मुझे मायके में नहीं मिले। माँ समझा रही थी, बेटी, या तू कैसी बातें कर रही है, अभी तेरी नई नई शादी हुई है, घर गृहस्थी बहुत संभाल कर चलानी पड़ती है, और तूने जाते ही अपनी बड़ी बड़ी मांगे अमर के सामने रखना शुरू कर दी। देख बेटा, तुझे शादी के पहले भी बहुत समझाया था कि खुद में सुधार ला, जितनी चादर होती है उतने ही पैर फैलाने चाहिए, लेकिन तू ना यहाँ समझती थी और ना ही अपने घर में समझ रही है। यहाँ तो तेरे माँ बाप ने तेरी नाजायज मांगों को कभी पूरा नहीं किया और ना ही हमारी औकात थी, लेकिन वहाँ जिद करके अपने पति से अपनी नाजायज मांगे पूरी करवा रही है। इससे उसके ऊपर कितना आर्थिक बोझ पड़ जाएगा तुझे समझ में आ रहा है। सुमन ने बोला, माँ बस रहने दो, खुद तो कभी मेरे लिए कुछ किया नहीं, और अब अगर मेरा पति कर रहा है तो उसमें भी तुम्हें कष्ट हो रहा है। तुम्हें अपनी बेटी की खुशियाँ नहीं दिख रही कि मैं कितनी खुश हूँ। माँ ने अपनी तरफ से सुमन को समझाना चाहा, लेकिन वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी और उसने फोन रख दिया। माँ ने भी छोड़ दिया, जाने दो, उसे समय खुद समझा देगा कि घर गृहस्थी कैसे चलाई जाती है। एक दो दिन बाद सुमन ने अमर से साफ कह दिया कि वह घर में झाड़ू पोछा बर्तन करने वाली नहीं है, वह कोई काम वाली नहीं है, वह इस घर की बहू है। उसे घर में झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए एक काम वाली चाहिए। अमर की माँ ने कहा, बहू, या तू कैसी बातें कर रही है, आज तक मैं और तेरी छोटी ननद सेजल हम दोनों मिलकर सारे घर की जिम्मेदारी संभालते थे, और अब तू भी आ गई है तो हम तीनों मिलकर आराम से सारे घर की जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। सेजल तो अभी पढ़ रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रसोई तो संभाल ही लेती है, बाकी मैं देख लेती हूँ, और अब तू भी है तो फिर काम वाली की क्या जरूरत है। सुमन ने साफ कहा, मुझसे कोई उम्मीद मत कीजिए, मैं इस घर में कोई झाड़ू पोछा बर्तन करने वाली नहीं हूँ। अगर आप लोगों को करना है तो कीजिए, वरना एक काम वाली रख लीजिए। इस गुमान में मत रहिएगा कि अब घर में बहू आ गई है तो घर में झाड़ू पोछा बर्तन सब बैठे बैठे हो जाएगा और आप लोग आराम करोगे। मैं आप लोगों को आराम करने से नहीं रोक रही, लेकिन मैं भी यह सारे काम नहीं करने वाली, इसलिए अच्छा होगा एक काम वाली रख लीजिए, नहीं तो अगर आप लोगों को काम करना पड़ा तो फालतू में आप लोग मुझे ताना मारोगे। यह सब कुछ सुनकर अमर हैरान हो गया और बोला, सुमन, या तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम इस घर की बहू हो और तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कब तक माँ सारी जिम्मेदारियां अकेले उठाती रहेंगी। सुमन ने बोला, वह सब कुछ मैं नहीं जानती, मैं इसी तरह की जिंदगी नहीं जी सकती कि घर के काम में खुद को झोंक दूं। मैंने सोचा था कि शादी के बाद रानी बनकर रहूंगी, लेकिन तुम तो मुझे नौकरानी बनाना चाहते हो। सुमन पता नहीं किन ख्वाबों की दुनिया में जी रही थी और धरा पर आना ही नहीं चाहती थी। अमर ने सुमन को समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी।
अब तो सुमन ने घर में अलग तरह का उत्पात करना शुरू कर दिया था। हर वक्त वह अपनी सास और छोटी ननद सेजल से लड़ती रहती थी और कुछ भी बोलने पर घर छोड़कर चले जाने की धमकी देती थी। उन लोगों पर टॉर्चर करने का इल्जाम लगाती थी। अमर सब कुछ देख समझ रहा था और उसके माँ बाप भी अपने बेटे की सारी मजबूरियां समझ रहे थे कि किस तरह से उसकी बीवी उसे मानसिक प्रताड़ना दे रही है। अमर की माँ ने सुमन की माँ से बात की और उन्होंने सुमन को उसके ससुराल आकर समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सुमन ने साफ कह दिया, माँ अब मेरी शादी हो चुकी है तो अच्छा होगा कि आप मेरे और मेरे पति के बीच में ना ही बोलें। अमर का फर्ज है कि वह मुझे खुश रखे। आखिर मैं उसकी पत्नी हूँ, मेरे प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारियां बनती है जो उसे निभानी ही पड़ेंगी। सबको समझ में आ चुका था कि सुमन कभी नहीं सुधरने वाली। सुमन ने अमर की माँ और बहन को घर का नौकर बना दिया था क्योंकि अमर की हैसियत नहीं थी नौकर रखने की। बहन की पढ़ाई पर भी इससे असर पड़ रहा था क्योंकि वह उसे पढ़ने का बिल्कुल मौका ही नहीं देती थी। दिन भर किसी न किसी काम में लगाए रखती थी और कुछ भी बोलने पर धमकियां देती थी। जब तक सुमन इस घर में नहीं थी, अमर की माँ जैसे तैसे घर संभाल लेती थी और कोई खास फरमाइश भी नहीं करता था। सब कुछ आराम से मैनेज होकर चल रहा था क्योंकि सबको मैनेज करके चलने की आदत थी। लेकिन सुमन ने आकर पूरे घर में तबाही मचा दी थी। अब घर खर्च चलना भी मुश्किल हो चुका था सुमन की फिजूल खर्चियों की वजह से। ऊपर से घर में हर वक्त एक तनाव का माहौल रहने लगा था। आखिर तंग आकर अमर ने एक फैसला किया कि वह सुमन को लेकर अलग रहेगा। कम से कम उसके माँ पिता और उसकी बहन सेजल तो चैन की जिंदगी जिएंगे। माँ बाप को पता था कि अमर किस मजबूरी में यह फैसला ले रहा है, इसलिए उन्होंने भी उसके फैसले का सम्मान किया और अमर सुमन को लेकर एक किराए के घर में आ गया। शायद सुमन यही चाहती थी और इसीलिए उसने इतना तांडव कर रखा था ताकि वह अमर के साथ अकेले अपने घर में रह सके और अपनी मनमानी कर सके। अब तो सुमन के वारे न्यारे हो गए थे, उसे दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं था। सुबह 10 बजे सोकर उठती थी। जब अमर ऑफिस के लिए निकल चुका होता था, वह भी खुद ही अपनी चाय के साथ 2 ब्रेड सेक कर खा लेता था। अमर के जाने के बाद सुमन आराम से उठकर कभी अपने लिए नाश्ता बनाती थी तो कभी कुछ ऑर्डर कर लेती थी और उसे खाते हुए टीवी देखते हुए सारा दिन गुजारती थी। न घर के कोई काम करने होते थे और न खाना बनाना होता था। घर में कोई था ही नहीं तो घर गंदा ही क्यों होता, खाना बनाना ही नहीं था तो बर्तन गंदे ही क्यों होते। हफ्ते में एक दिन भी झाड़ू पोछा और बर्तन करने पर उसका काम चल जाता था। ऐसी ही जिंदगी तो वह चाहती थी। अमर ऑफिस में ही कुछ खा लेता था और अक्सर शाम को घर आने पर वह बाहर चलने की जिद करती और फिर बाहर से ही कुछ खा पी लेती। साथ ही अपने लिए अच्छी खासी शॉपिंग करके आती और खुश हो जाती। अमर को समझ में नहीं आता था कि इस तरह से घर खर्च कैसे चलेगा। महीना पूरा होने से पहले ही उसकी सैलरी खत्म होने को आ जाती, लेकिन सुमन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके तो शौक पूरे हो रहे थे ना, और उसे कोई काम भी नहीं करना पड़ रहा था। आराम की जिंदगी हो गई थी। उधर अमर यही सोचता था कि इस बुढ़ापे में भी उसके पिता की पेंशन से उसका घर खर्च चल रहा है और वह अपने माता पिता और कुंवारी बहन के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके खुद के खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। जबकि अच्छी खासी सैलरी थी अमर की, लेकिन वह सैलरी भी सुमन को कम पड़ती थी और गाये बगाए वह अमर को ताना मार ही देती थी कि पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा था कि ऐसे निठल्ले आदमी से मेरी शादी हो गई जो अपनी बीवी का खर्च ही नहीं चला पा रहा है। वह बच्चे हो जाने पर बच्चों का खर्च क्या उठा पाएगा। अमर कुछ ज्यादा ही सीधा था, इसलिए चुपचाप सुमन के सारे तानों को सुनता था। बीच में 1-2 बार और सुमन के माँ बाप ने सुमन को समझाने की कोशिश की, लेकिन वही ढाक के 3 पात। सुमन को ना कुछ समझ में आना था और ना आया। समय ऐसे ही बीत रहा था। सुमन की फिजूल खर्ची दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ गई थी। अब तो उसने 2-4 अमीर दोस्त भी बना लिए थे जिनके सामने वह भी अमीरी का दिखावा करती रहती थी और इसके लिए अक्सर उनके साथ जाकर महंगी साड़ियाँ और जेवर वगैरह खरीदती रहती। महंगे रेस्टोरेंट में जाकर उनके साथ लंच और डिनर करती। अमर की हालत खराब होने लगी थी, लेकिन सुमन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। जैसे तैसे अमर अपनी गृहस्थी की गाड़ी खींच रहा था। इसी तरह से 3 वर्ष बीत चुके थे। अमर ने 1 रुपया भी जोड़ा नहीं था, बल्कि उसके ऊपर अच्छा खासा कर्ज बढ़ चुका था सुमन की हरकतों की वजह से। अब अमर और सुमन एक बच्चे के माता पिता भी बन चुके थे, लेकिन सुमन की जिद की वजह से और अपनी अमीर दोस्त की वजह से सुमन ने उस शहर के सबसे महंगे हॉस्पिटल में अपनी डिलीवरी करवाई थी। नहीं तो उसके दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती हो जाती, जिसकी वजह से अमर को एक बहुत बड़ा अमाउंट लोन पर लेना पड़ा था। और उसके बाद अपने बेटे के पहले जन्मदिन पर भी सुमन ने बहुत बड़ी पार्टी दी थी, जिसमें उसके सारे अमीर दोस्त आए थे। उस पार्टी के लिए अमर ने साफ मना कर दिया था और बोल दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए यह पार्टी नहीं हो सकती क्योंकि मेरे पास 1 फुटी कौड़ी भी नहीं है। तो सुमन ने अपनी जिद पूरी करने के लिए अपनी शादी में मिले जेवर बेच दिए थे, लेकिन एक आलिशान पार्टी अपने अमीर दोस्तों को दिखाने के लिए दी थी। अमर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सुमन अपने पागलपन में इस हद तक जा सकती है। पूरी तरह से कंगाल हो चुका था अमर, और अब उसके ऊपर एक बच्चे की जिम्मेदारी भी आ चुकी थी। लेकिन सुमन कुछ भी सुनने समझने को तैयार नहीं थी। अमर को लगा था कि शायद वक्त के साथ सुमन सुधर जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था।
बल्कि हालात और बिगड़ते जा रहे थे। अभी बच्चे की डिलीवरी के लिए लिया गया लोन अमर चुका भी नहीं पाया था कि सुमन ने एक और तमाशा कर दिया। अब उसका बच्चा भी 3 साल का होने जा रहा था और उसने जिद पकड़ ली कि शहर के सबसे बड़े स्कूल में उसको डालना है, नहीं तो उसके दोस्तों के सामने उसकी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। अमर ने बोला, अब तुम्हें जो करना है कर लो। तुमने तो मेरी जो हालत कर रखी है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरे बेटे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा और तुम शहर के सबसे बड़े स्कूल में डालने की बात कर रही हो। जैसे तैसे तो इस घर का खर्च चलाता हूँ मैं, कर्ज के बोझ तले बुरी तरह से डूबा हुआ हूँ मैं। लोन चुकाना है, कई दोस्तों से उधार ले रखा है, जेवर तुमने सारे बेच ही दिए, बहन की शादी करनी है जिसके लिए मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। माँ बाप ही सब कुछ करेंगे, मैं अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पाया, उनसे नजरें मिलाने के लायक नहीं बचा हूँ। और तुम्हें बेटे को शहर के सबसे बड़े स्कूल में डालना है। एक काम करो, मुझे बेच दो, लेकिन मुझे तो कोई खरीदेगा भी नहीं क्योंकि मैं खुद कर्ज में सर से लेकर पांव तक डूबा हुआ हूँ। एक काम करता हूँ, खुद को ही खत्म कर लेता हूँ, शायद तभी तुम्हें संतुष्टि मिलेगी। सुमन ने बोला, पागल हो गए हो क्या? अमर ने बोला, हाँ, मैं पागल हो गया हूँ और तुम्हारी जैसी बीवी के साथ रहकर कोई भी पागल हो जाएगा, लेकिन क्या करूँ मैं तो इतना मजबूर हूँ कि खुद को खत्म भी नहीं कर सकता। कहकर अमर ने गुस्से में सुमन का हाथ पकड़ा और उसे उसके मायके की तरफ लेकर जाने लगा। सुमन उसे रोकती रही, लेकिन अमर आज कुछ सुनने वाला नहीं था। सुमन ने बोला, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अमर ने बोला, तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मुझे किसी बात का कोई डर नहीं, मेरी जिंदगी तो वैसे भी तुमने बर्बाद करके रख दी। कहता हुआ अमर सुमन को लेकर उसके मायके जाने लगा और वहां पहुंचकर उसने सुमन को जोर से जमीन पर पटक दिया। तब तक सुमन के मम्मी पापा आ चुके थे और बोले, अरे यह क्या हो गया? अमर बेटा, यह क्या कर रहे हो? अमर ने बोला, मम्मी जी संभालिए अपनी इस बेटी को, मुझे पता है शादी के बाद इसकी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मम्मी जी, आपकी इस बेटी ने मुझे कर्ज के बोझ के तले इतना दबा दिया है कि मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। इसके शौक है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। मैं अगर अपनी जान भी दे दूं तब भी यह यही बोलेगी कि मेरी 13वीं पर डिजाइनर सफेद साड़ी पहनेगी। कहकर अमर जोर जोर से रोने लगा। सुमन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अमर इस तरह की बातें करेगा और यह सब कुछ बातें सुनकर वह भी रोने लगी। सुमन की माँ ने उसे एक जोरदार तमाचा लगाया और बोला, देख लिया अपनी हरकतों का अंजाम कि तेरा पति आज खुद तुझे सफेद साड़ी पहनने के लिए बोल रहा है, इतना मजबूर कर दिया तूने उसे। अमर ने आगे बोला, मम्मी जी अब मैं इसे नहीं संभाल सकता, लेकिन मजबूर हूँ, मैं अपनी जान भी नहीं दे सकता क्योंकि अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे माता पिता का क्या होगा, इकलौता बेटा हूँ मैं उनका, मेरी बहन का क्या होगा, उसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। मुझे पता है इसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि शायद मैं मरूंगा तो मेरे बीमा के पैसे मिल जाएंगे जिससे इसकी कुछ दिनों की शॉपिंग और चल जाएगी, लेकिन मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा, मेरे माँ बाप अकेले हो जाएंगे, मैं तो मर भी नहीं सकता, मम्मी जी मैं तो मर भी नहीं सकता। कहकर अमर फिर जोर जोर से रोने लगा। सुमन की माँ अमर के सिर पर हाथ रखकर उसे सांत्वना देने लगी। सुमन ने सपने में भी नहीं सोचा था उसकी हरकतों का यह अंजाम होगा और अमर के मरने की बात सुनकर वह अंदर तक कांप गई थी क्योंकि कुछ भी था, अमर उसका सुहाग था और वह अमर से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके शौक और उसकी खुशियाँ उसके ऊपर इतनी हावी थी कि वह कभी समझ ही नहीं पाई कि वह अमर से प्यार भी करती है। अमर तो उसे पैसे छापने वाली मशीन लगता था। अमर ने बोला, मम्मी जी अब मैं घर का किराया भी नहीं दे पाऊंगा, ना आपकी बेटी के शौक पूरे कर पाऊंगा, इसलिए मैं इसे यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। अपने बेटे को मैं साथ ले जाता, लेकिन क्या करूँ, वह इतना छोटा है कि उसे माँ की जरूरत है, इसलिए मजबूरी है उसे यहाँ छोड़ना। इन दोनों का खर्च मैं भेज दिया करूंगा, लेकिन इससे ज्यादा मैं आपकी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकता। इसके शौक अब मैं पूरे नहीं कर सकता। मैं तो अपने माँ बाप से नजरें मिलाने के लायक भी नहीं रहा इसकी वजह से, लेकिन पता है माँ बाप अपनी औलाद को माफ़ी कर देते हैं। मैं जा रहा हूँ अपने माँ बाप के पास, मुझे पता है वह लोग मुझे माफ़ करके अपना लेंगे, लेकिन मैं शायद इसे कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अपनी जिम्मेदारियां निभाने से पीछे नहीं हटूंगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अगर यह चाहे तो मुझसे तलाक ले सकती है। मेरे बेटे की जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहती तो वह भी बोल सकती है, मैं उसे भी ले जाऊंगा। मेरी माँ बूढ़ी सही, लेकिन मेरे बेटे को किसी तरह से पाल ही लेगी क्योंकि मुझे तो ऑफिस जाना ही होगा। अगर अपने बच्चे को पालने के लिए मैं घर बैठ गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? आखिर इतना कर्ज है मेरे ऊपर आपकी इस बेटी की मेहरबानी से, तो उसे चुकाना भी तो है। सुमन की माँ अमर को रोकती रही, लेकिन अमर बिना कुछ सुने चुपचाप वहां से निकल गया। सुमन अपनी माँ की ओर देखकर बोल रही थी, यह सब कुछ क्या हो गया माँ? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सुमन की माँ ने उसे एक और जोरदार तमाचा लगाया और बोला, यह सब तेरी करनी का फल है, अब भोग। अपने अच्छे खासे पति का क्या हश्र कर दिया तूने। वह तो तेरा नसीब अच्छा था कि तुझे इतना सीधा साधा पति और ससुराल वाले मिल गए, वरना अगर वह लोग भी तेरी तरह टेढ़े होते ना तो अभी तेरा क्या हश्र होता, यह तू सपने में भी नहीं सोच सकती। किसी शादीशुदा औरत की जिंदगी मायके में नहीं कटती, यह बात तो तू भी अच्छे से जानती होगी। अब जो तेरे नसीब में लिखा होगा वही होगा,
हम भी कब तक तुझे देखेंगे। कहकर उसकी माँ भी अपने नाती को लेकर सुमन को रोता छोड़ अंदर चली गई। सुमन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज उसे अपनी एक एक गलतियां दिखाई पड़ रही थी। सुमन जोर जोर से चिल्लाने लगी, अमर प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अब मैं तुमसे कोई डिमांड नहीं करूंगी, मैं सुधर जाऊंगी, प्लीज वापस आ जाओ। लेकिन सुमन की माँ ने उसे कोई संतावना नहीं दिया, क्योंकि उसने ऐसा कोई काम ही नहीं किया था कि उस पर तरस खाया जाए। अमर अपने घर वापस आ चुका था और अपने माँ बाप के कंधों पर सर रखकर रो रहा था। माँ बाप उसकी मजबूरियां अच्छे से समझ रहे थे और उसे समझा रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अगले दिन सुबह अमर तैयार होकर ऑफिस जा चुका था, क्योंकि काम पर तो जाना ही था। आखिर इतने कर्ज जो थे और बेटे की परवरिश भी करनी थी। शाम को जब अमर ऑफिस से घर वापस आया तो सुमन को देखकर हैरान हो गया और गुस्से में वह बहुत ही जोर से चिल्लाने वाला था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की। तब तक अमर की माँ ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, बेटा सुमन को अपनी गलतियों का एहसास है और वह अपनी सारी गलतियों को मानते हुए इस घर में वापस आई है और हम सब ने से उसने माफी मांग लिया है। अब बस तू भी इसे माफ कर दे। अमर ने बोला, मैं इस औरत को कभी माफ नहीं कर सकता, इसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। सुमन ने आगे बढ़कर बोला, अमर मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि मैंने गलती नहीं गुनाह किया है। मैं उसे सुधारना चाहती हूँ, मुझे एक मौका तो दो। अमर मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती हूँ। मैंने भी एक मॉल में नौकरी ढूंढ लिया है, 25,000 रुपये तनख्वाह है मेरी। दिन भर एक दुकान में काम करना होगा, लेकिन इससे तुम्हारा लोन भरने में आसानी हो जाएगी। अब हम दोनों कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो सारी मुश्किलों को पार कर जाएंगे और मेरी की हुई सारी गलतियां जिसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ रहा है उन्हें मैं खुद सुधारूंगी। तुम लोन की चिंता मत करो, तुम अपने बच्चे की पढ़ाई और माँ बाप की जिम्मेदारी और बहन की शादी की चिंता करो। लोन की सारी चिंता मेरी, मैं उसे चुकाऊंगी, बस तुम मुझे माफ कर दो और एक मौका दे दो। वादा करती हूँ फिर तुम्हें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुझे समझ में आ गया है तुम मेरे लिए क्या हो, मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती। अमर प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दो। कहकर सुमन ने अमर के हाथ छोड़ दिए और रोने लगी। अमर ने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ इशारों इशारों में सुमन को माफ कर देने के लिए बोल रही थी। सुमन की माँ भी अमर के घर आई हुई थी और वह भी अपने दामाद से सुमन को एक मौका देने के लिए बोल रही थी। अमर ने सुमन को गले लगाते हुए उसे माफ कर दिया और बोला, काश सुमन तुम यह बात पहले समझ पाती। इस दुनिया में जीवन परी कथा जैसा नहीं होता, बल्कि संघर्षों से भरा होता है, जिसे पति पत्नी दोनों को मिलकर संघर्ष करना पड़ता है ताकि अपना परिवार सुचारू रूप से चला सके। सुमन ने बोला, थोड़ी देर से ही सही, पर मुझे यह बातें समझ में आ गई हैं। बस कुछ समय दो, तुम्हारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। मैं बहुत मेहनत करूंगी, तुम भूल जाओ कि तुम्हारे ऊपर कोई लोन है। अब मुझे कोई दिखावा नहीं करना, सच्चाई की धरातल पर आ चुकी हूँ मैं। अमर ने बोला, बिल्कुल, चलो देर से ही सही, तुम्हें समझ तो आई और पूरे परिवार में खुशियां बिखर गईं। सुमन ने बोला, आप सब बैठिए, मैं सबके लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े लेकर आती हूँ, सब साथ मिलकर खाएंगे। और सुमन रसोई घर की तरफ चल पड़ी।